ओके, सो नाउ अब हम ये जानते हैं कि भाई कंक्रीट जो रहती है वो कंप्रेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, या अगर ये बोले ब्रॉडली तो ये कह सकते हैं कि कंक्रीट की जो मेन स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही होती है। बाकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, चाहे वो शियर स्ट्रेंथ हो, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, सारी की सारी स्ट्रेंथ जो है वो इसी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। वेरिएबल मींस लोड डिफरेंट डिफरेंट होगा। हाँ, दिखती सी बात है यार, आप थोड़ा सोच के देखो। मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर किसी भी बॉडी के लिए एक डाउट है, अगर किसी बॉडी के, जैसे मान लीजिए मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 50 किलो न्यूटन है, 50 तक मैं लोड लगा सकता हूं। अगर आपने 51 दे दिया तो फेल हो जाऊंगा, मतलब अगर मैं उसको पिक कर रहा हूं तो ब्रेक हो जाएगा, सिंपल सी बात। लेकिन अगर मुझे 5 किलो न्यूटन लोड दिया जाएगा तो वैसी बात है, यहाँ पे कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा। 10 दिया जाएगा थोड़ा ज्यादा होगा, 15 दिया जाएगा और ज्यादा होगा, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है। तो अलग अलग लोड के रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा दैट इज नोन एज द स्ट्रेस। जैसे जैसे लोड का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे एक पोजीशन ऐसी आएगी जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग ये बोलते हैं कि भाई यहाँ ये मैक्सिमम रजिस्ट करेगा, इससे ज्यादा लोड लगा दिया तो फिर ये फेल ही होगा, राइट। तो मैक्सिमम जो लोड लगा सकते हैं वो स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में, अगर उससे कम लोड लगाओगे तो वो स्ट्रेस वैल्यू देगा, अगर उससे ज्यादा लगाओगे तो वो फेल कर देगा, ब्रेक कर देगा। क्लियर? जिसका भी डाउट था ये चलो, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन यूनिएक्सियल कंप्रेशन। इन यूनिएक्सियल कंप्रेशन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन यूनिएक्सियल कंप्रेशन। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। यूनिएक्सियल कंप्रेशन का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास में कोई भी एक ब्लॉक है, सपोज करिए, मैं अभी कोई डायमेंशन नहीं दे रहा हूं, अभी समझने के लिए यूनिएक्सियल क्या होता है। अगर मैंने लोड ओनली एक्स डायरेक्शन में लगाया है, ये सपोज करिए मेरे पास में कोई एक बॉडी है, अगर मैंने लोड ओनली इस एक डायरेक्शन में लगाया है जो कि इन वाई डायरेक्शन है ना। अगर मैंने लोड, ये मेरे पास में डायरेक्शन है, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, दिस इज द जेड। अगर मैंने लोड किसी भी एक डायरेक्शन में लगाया है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ओनली अपवर्ड लग रहा है, ओनली डाउनवर्ड लग रहा है, बॉडी स्टेबल होनी चाहिए तभी तो ये हम लोग स्ट्रेस निकाल पाएंगे। तो अगर मैंने लोड एक ही डायरेक्शन में लगाया है तो ये यूनिएक्सियल कहलाता है। अगर मैंने लोड जो है इधर भी लगाया है, इधर भी ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, और इसके साथ साथ अगर मैंने ये लोड भी लगाया है तो दैट इज नोन एज द बाईएक्सियल कंप्रेशन। दैट इज नोन एज द बाईएक्सियल, दो एक्सिस में लोड लग रहा है। नाउ अगर मैंने लोड जो है इस वाले प्लेन पे भी लगाया है इधर की साइड, तो ये हो जाएगा दैट इज ट्राईएक्सियल कंप्रेशन। दैट इज द ट्राईएक्सियल कंप्रेशन। सो हम अभी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ओनली यूनिएक्सियल कंप्रेशन को लेके। मींस हियर वी आर अप्लाइंग द लोड इन ओनली इन वन डायरेक्शन। सामान्यतः हम लोग वाई डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। एपरेटस या मशीनरी ऐसी है कि जो वाई डायरेक्शन में लोड लगाती है, उसी के रिस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं। कारण कि हमारे पास में जो भी कंपोनेंट है, जो भी स्ट्रक्चर के मेंबर हैं, उन पे जो लोड आता है वो वाई डायरेक्शन में ही है। हॉरिजॉन्टल लोड जो है वो डेवलप होता है या तो विंड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, या वाटर की वजह से, अगर डैम की बात करते हैं तो, ठीक है ना। तो वो हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी कि एक्स डायरेक्शन में लगता है, उसके लिए हम अलग से बात कर सकते हैं। बाकी जितने भी बिल्डिंग हैं, जो स्ट्रक्चर है हमारे, उनमें जो लोड आता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही आता है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो वाई डायरेक्शन में लोड को लेके बात कर रहे हैं, इन दोनों को नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो अभी हम जो बात करेंगे वो यूनिएक्सियल कंप्रेशन को लेके करेंगे। ओके नाउ, तो
ये हमारे पास हो गया इन यूनिएक्सियल कंप्रेशन, इन यूनिएक्सियल कंप्रेशन। तो आप यहां पे काम करो, ये हेडिंग के अंदर यहीं पे लिख दो लोड इज अप्लाइड इन वर्टिकल डायरेक्शन, लोड इज अप्लाइड, ये यहीं पे लिख लो अप्लाइड इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। जहां पे हेडिंग लगाया है उसी हेडिंग के ऊपर आप इस साइड में लिख लो लोड इज अप्लाइड इन वर्टिकल डायरेक्शन। कारण मैं बता चुका हूं, क्यों वर्टिकल ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं ले रहे, मतलब एक्स में क्यों नहीं ले रहे। तो लोड इज अप्लाइड इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज वाई डायरेक्शन। सो इसमें पहला पॉइंट होगा, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया था कि कंक्रीट की जो बाकी प्रॉपर्टी होती हैं वो इसी पे डिपेंड करती हैं। सो इट इज द मेन स्ट्रेंथ, बाकी प्रॉपर्टी यानी कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, एवरीथिंग जो है इसी पे डिपेंड करती हैं। सो इट इज द फर्स्ट पॉइंट, इट इज मेन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिकॉज ऑल अदर प्रॉपर्टीज यानी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, ब्रैकेट में लिख लेना यहां पे, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दैट इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। STH का मतलब स्ट्रेंथ होगा, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ब्रैकेट बंद, डिपेंड्स ऑन इट। तो ये हो जाएगा इट इज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिकॉज ऑल अदर प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ETC डिपेंड्स ऑन इट, ब्रैकेट बंद करके डिपेंड्स ऑन इट। डिपेंड्स ऑन इट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि जब हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालते हैं, सो स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें स्पेसिमेन चाहिए और एक प्रोसीजर चाहिए और एक मशीन चाहिए। ऑब्वियस बात है, एपरेटस से हम लोग इसको डिटरमाइन करेंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो डिटरमाइन की जाती है वो डिटरमाइन की जाती है IS 516 कोड के द्वारा, और ये CTM मशीन में हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। स्पेसिमेन क्यूब या सिलेंडर लिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड बाय कंप्रेसिव टेस्ट ऑन स्पेसिमेन क्यूब एंड सिलेंडर इन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन CTM, जिसको हम लोग बोलते हैं एज पर 516-195 लाइन। तो लिखिए strength of concrete is determined by compressive test on specimen cube and cylinder in compressive testing machine, जिसको हम CTM मशीन बोलते हैं एज पर IS 516-1959। नेक्स्ट हो जाएगा क्यूब और सिलेंडर स्पेसिमेन की। अगर मैं बात करता हूं तो क्यूब की जो डायमेंशन होती है वो हो जाएगा 150 mm, यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्यूब का स्पेसिमेन, अगर क्यूब स्पेसिमेन बनाता हूं तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरे पास, दैट इज ये 150 mm इसकी हाइट होगी,
and this is the lateral dimension, this is also the 150 mm and this is also the 150 mm. So all dimensions are in mm. This is the cube. और अगर आप सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर में क्या हो जाएगा, सिलेंडर में हो जाएगा that is 150 mm डाया और 300 mm लेंथ. तो ये हो जाएगा मेरे पास में this is the 300 mm लेंथ और 150 mm डाया हो जाएगा. this is the 150 mm. क्यूब 150 mm और 150 mm की साइज क्या होता है, सेंटीमीटर में करोगे तो 15 हो जाएगा. एंड सिलेंडर का 150 mm डाया और 300 mm लेंथ होगा. सेंटीमीटर में करोगे तो 15 और 30 हो जाएगा. सर लोड वर्टिकल क्यों, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं? अभिषेक अभी मैंने इसका आंसर दे दिया बेटा. जनरल बिल्डिंग्स के अंदर या स्ट्रक्चर में जो लोड आता है वर्टिकली ही आता है. हॉरिजॉन्टल लोड जो है विंड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से या फिर वाटर की वजह से जो कि डैम के अंदर आता है. तो ये सारे लोड स्ट्रक्चर में नहीं लगते हैं. सामान्य या नॉर्मल बिल्डिंग के अंदर जो लोड आता है नॉर्मल डेड और लाइव लोड है जो कि वर्टिकल फॉर्म में है. अभिषेक क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो आपने ऑलरेडी ये स्पेसिमेन बना रखे हैं, आपने ऑलरेडी स्पेसिमेन बना रखे हैं. तो मैं यहाँ पे ये हो जाएगा 150 150 150 एंड सिलेंडर की अगर बात करोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज द 300 एंड दिस इज द 150. राइट. अब मैं यहाँ पे अगर सिंपल फॉर्म लिखता हूं दैट इज लैम्डा, ये कहलाता है स्लेंडरनेस रेशियो. ये हो जाएगा दोस्तों स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो दैट इज द लैम्डा. और लैम्डा दिया जाता है दैट इज यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ. आरसीसी में हम लोग लिखते हैं दिस इज द इफेक्टिव लेंथ या हाइट लिख सकते हैं. और लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन. तो अगर मैं लेम्डा क्यूब के लिए लिखूंगा तो लेम्डा क्यूब जो होता है वो कितना हो जाएगा, लेम्डा क्यूब की हाइट 150 mm और लीस्ट लेटरल डायमेंशन दैट इज आल्सो द 150 mm. तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 150. सो दिस इज द 1. तो क्यूब का जो लेम्डा यानी कि स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है वो आ जाएगा हमारे पास 1. और अगर मैं सिलेंडर की बात करता हूं, सिलेंडर की बात करता हूं तो ये हो जाएगा दैट इज 300 लेंथ डिवाइडेड बाय 150. सो दिस इज द 2. दिस इज द 2. क्लियर है? अभी कमेंट ना करो, मैं टाइम दे दूंगा या आप लिख लो, मैं बाद में उसको देखूंगा, पहले थोड़ा समझाने दो. ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो गया, क्यूब का 150, क्यूब का जो लेम्डा यानी कि सिलेंडरनेस रेशियो 1 होगा और सिलेंडर का 2 होगा. अगर मैं यहीं से आपसे पूछ लूं कि क्यूब की स्ट्रेंथ ज्यादा है या सिलेंडर स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है या इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, लोड कौन सा लग रहा है, कंप्रेसिव लोड लग रहा है. और कंप्रेसिव लोड जब लोड लगा रहे हैं तो क्यूब की स्ट्रेंथ और सिलेंडर की स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है और किसकी ज्यादा किसकी कम है, कितनी है वो बाद में बात करेंगे, बट ये तो पता हो किसकी कम ज्यादा है. तो मैं अगर इसमें सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास में कोई भी एक स्पेसिमेन है. लुक एट दिस, 1 सेकेंड. सपोज करिए मैं इसी को ले लेता हूं, वायर को ही. सपोज करिए ये मेरे पास में एक वायर है. अगर मैं इस वायर से, अगर मेरे पास में कोई एक वायर है, दिस इज द वायर जो मेरे हाथ में है अभी, और ये एक वायर ऐसा है ना. आप समझने की कोशिश करिए, बड़ा आसान सा है, आप ऑटोमेटिकली बता देंगे. ये एक वायर है. अगर मैं सेम डायमेंशन, सब कुछ सेम है, अगर मैं इसके ऊपर टेंसाइल लोड लगा रहा हूं और इसके ऊपर मैं कंप्रेसिव लोड लगा रहा हूं, सब कुछ सेम है दोनों का, बट लोड अलग अलग है.
तो जब मैं टेंसाइल लोड लगाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये आराम से मैक्सिमम तक इसकी कैपेसिटी जितनी होगी रजिस्ट कर लेगा। मान लेते हैं ये 10 यूनिट का लोड ले लेता है, मान लेते हैं, ठीक है, ये 10 यूनिट का लोड लेगा, फिर ये फेल हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसी वायर पे कंप्रेसिव लोड लगाऊंगा तो ये बहुत कम लोड के ऊपर इस तरीके से बक्कल कर जाएगा। आर यू गेटिंग मी? मतलब ये है कि अगर मेरे पास में जब मैं टेंसाइल लोड लगा रहा हूं तब इस लेंथ का कोई भी रोल नहीं है, इस लेंथ का कोई भी रोल नहीं है लोड को रजिस्ट करने में। लेकिन जब मैं कंप्रेसिव लोड लगाता हूं तब उस केस में लेंथ ही ऐसा पैरामीटर है जो ये डिसाइड करता है कि लोड कितना लेगा, लोड कितना लेगा। अगर मेरे पास मान लीजिए अगर मेरे पास मान लीजिए सपोज करिए ये मेरे पास एक पेन है और एक मार्कर है, दोनों की लेंथ बराबर मान लो, और एक मेरे पास में ये क्यूब स्पेसिमेन है, ये एक सिलेंडर स्पेसिमेन है, तीन है, तीनों की लेंथ बराबर मान लो, पेन, मार्कर और ये एक सिलेंडर स्पेसिमेन, 150 mm डाया, 300 mm इसकी हाइट है। नाउ टेल मी, तीनों की लेंथ बराबर है बट एरिया यानी कि क्रॉस सेक्शन डायमेंशन अलग अलग है। अब आप मुझे एक बात बताइए, तीनों में से पेन, मार्कर और सिलेंडर स्पेसिमेन, तीनों में से किसकी कंप्रेसिव लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी? कंप्रेसिव लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बाजी, किसकी ज्यादा होगी? एवरीवन, पेन की, सिलेंडर मार्कर की या सिलेंडर स्पेसिमेन की, तीनों की लेंथ बराबर है बट क्रॉस सेक्शन डायमेंशन अलग अलग है। तो दिखती सी बात है दोस्तों, इसमें अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें तो यहां पे हमें क्या पता चल रहा है कि जिसका लेंथ टू क्रॉस सेक्शन डायमेंशन रेशियो, लेंथ टू क्रॉस सेक्शन डायमेंशन रेशियो जिसका ज्यादा होगा वो मेंबर एक तरीके से वायर की तरह ट्रीट करने लग जाएगा और वायर पे हम लोग कंप्रेसिव लोड नहीं लगा सकते, वो बहुत कम लोड पे बकल कर जाएगा। सिंपल, ये तो हम अभी खुद ही देख चुके हैं ना, जितना ज्यादा इसका लेंथ कर दूं तो ये बहुत कम लोड पे फेल हो जाएगा, जितना इसका लेंथ कम कर दूंगा ये भी कुछ ना कुछ लोड देने लग जाएगा। मींस कि किसी भी कंपोनेंट के लिए लेंथ टू क्रॉस सेक्शन रेशियो अगर ज्यादा है तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वो मेंबर धीरे धीरे वायर में कन्वर्ट होता जाएगा, और वायर में कन्वर्ट होने का मतलब क्या रहा कि भाई वो मेंबर बहुत जल्दी फेल हो जाएगा, हाँ या ना? तो कंक्लूजन, अच्छा लेंथ टू क्रॉस सेक्शन डायमेंशन क्या हो गया? इसी को हम बोलते हैं लेमडा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि भी जिस मेंबर का लेमडा ज्यादा है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम, और जिस मेंबर का लेमडा कम है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। क्लियर सी बात है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हाँ या ना? तो यहां से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो क्या होगा कि अगर मुझे किसी भी मेंबर को डिजाइन करना है, कंप्रेशन मेंबर की बात कर रहा हूं, तो उस मेंबर का बेटर डिजाइन के लिए लेमडा कम से कम रखना होगा। ये क्वेश्चन ईएसी में भी आया है और जेईएन में भी आया है और स्टेट पीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था? फॉर बेटर डिजाइन ऑफ मेंबर, हालांकि वो स्टील का मेंबर है, मैं स्टील हटा देता हूं, कॉमन टू ऑल। फॉर बेटर डिजाइन ऑफ मेंबर द स्लेंडरनेस रेशियो शुड बी केप्ट। पहला ऑप्शन मैक्सिमम, दूसरा ऑप्शन मिनिमम, तीसरा ऑप्शन दूसरा आई डोंट नो, दूसरा ऑप्शन कांस्टेंट, तीसरा ऑप्शन एज मिनिमम एज पॉसिबल, चौथा ऑल। तो किसी भी कंप्रेशन मेंबर के लिए अगर आपको बेटर डिजाइन करना है तो लेमडा कम से कम रखना होगा, एज मिनिमम एज पॉसिबल, ताकि हम लोग उस मेंबर की या उस मटेरियल की प्रॉपर्टी यूज कर सके। क्लियर? अब आप मुझे एक बात बताओ, ये सारा कंक्लूजन डिस्कशन के बाद अब आप मुझे एक बात बताओ, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा और किसकी कम? क्यूब की स्ट्रेंथ ज्यादा या सिलेंडर की स्ट्रेंथ ज्यादा? दोनों का लेमडा आपके पास लिखा हुआ है। टेल मी एवरीवन।
आंसर देने में कोई हेजिटेशन ना रखें। मैं बार बार फिर बोल रहा हूं, धीरे धीरे मैं ये बोलना भी बंद कर दूंगा। जितना अच्छा रेस्पॉन्स होगा यहाँ पे उतना ही अच्छा आपको बताया जाएगा। मैं चाहता हूं सब लोग रेस्पॉन्स दें। जिस विश्वास पे आप लोग यहाँ हैं वो विश्वास फुलफिल होना चाहिए, और वो विश्वास ऐसे नहीं होगा। आपको खुद की हेल्प करनी होगी, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि भाई किसी भी मेंबर के लिए जिसका लेमडा कम होगा उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। वाई? वो सिलेंडर कम होगा, कम सिलेंडर होगा तो ज्यादा लोड लेगा। क्लियर? चलिए, तो यहां से हम लोग जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? यहां से अगर हम कंक्लूजन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भाई मेरे पास में कंक्लूजन ये हो जाएगा, दैट इज क्यूब की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी सिलेंडर की स्ट्रेंथ से। तो मैं यहां पे अगर मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 0.80 स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। तो ये हो जाएगा 0.8, यानी कि 80% तक इसकी स्ट्रेंथ होती है। क्लियर? चलिए, तो इसको नोट करिए। कहाँ थे हम लोग? ये सारा हो गया था। हाँ, नोट करिए फटाफट इसको, क्विक। ये हमने जो लिखा है वो फॉर आरसीसी के लिए लिखा है। ये आरसीसी का है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसमें देखता हूँ तो इसको मैं बेटर लिख देता हूँ। दैट इज इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 0.75 से लेके 0.85 स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब होगा। 0.75 से लेके 0.85 स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब होगा, स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब होगा। एक PYQ में इसकी वैल्यू 15% ली हुई है। मोहित, आपका आंसर ये क्लियर हो गया शायद। 15 से 25% लेस होती हैं। इफ लेमडा इज मोर इट मींस लेंथ ऑफ मेंबर इज मोर, ड्यू टू मोर लेंथ मेंबर बकल इजीली। टोटल कंसेप्ट इज दिस सर। बिल्कुल सही है राजन। क्या नाम है आपका बेटा? राजन। क्लियर? तो स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर स्पेसिमेन जो होगा वो क्या होगा? दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ 0.75 से 0.85 दिस वन होगा। इन जनरल कई बार ऐसा भी रहा है कि एग्जाम के अंदर, अब ये देखो, इसका मतलब 15 से 25%, 15 से 25% लेस रहता है। 15 से 25% लेस रहता है। अभी किसी स्टूडेंट ने PYQ का बोला था तो वो इसके रेस्पेक्ट में दिया गया है। ठीक है। अब यहां से ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे बनते हैं, जो PYQ पूछे गए वो क्या क्या पूछे गए, इससे मैं दुनिया भर के ऑब्जेक्टिव बना सकता हूं। पहला ऑब्जेक्टिव कि भाई सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ होती है क्यूब की स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में किस रेंज में आती है, किस रेंज में आती है। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी ये आपको खुद से ऑब्जर्व करना है। क्या रेंज हो जाएगी? 15% से लेके 25% के बीच में रहती है ना। और इन जनरल अगर मुझे एवरेज देखना है तो एवरेज क्या हो जाएगा? दैट इज द 20%,
दैट इज द 20%, क्योंकि इन दोनों का मिड देखोगे तो 0.8 आएगा, तो वहां पे इसकी वैल्यू रहती है। यानी कि अगर मैं देखता हूं स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर, तो ये जो हो जाएगा दैट इज 0.8 इंटू स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब, स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब। क्लियर? अब यहां से क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है इससे कि भाई आपके पास, आपको ये बताना है स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर से क्यूब का स्ट्रेंथ कितना होगा, सिलेंडर स्पेसिमेन से क्यूब की स्पेसिमेन का स्ट्रेंथ कितना होगा। तो ये हो जाएगा सिलेंडर का कितना होता है 0.80 FCU डिवाइडेड बाई FCU, तो इससे कैंसिल आउट 0.8 हो गया। अगर मैं इसका उल्टा पूछ लूं कि CU से CY रेशियो कितना होगा, क्यूब की स्ट्रेंथ से सिलेंडर की स्ट्रेंथ का रेशियो कितना होगा या फैक्टर कितना होगा, तो क्यूब की स्ट्रेंथ को मैंने लिख दिया FCU डिवाइडेड बाई 0.80 FCU, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.25। 4 क्वेश्चन बन गए और ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। लुक द कंसेप्ट कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। क्लियर है सबको? राइट। तो स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर देखते हैं तो हम लोग 0.75 से 0.85 यानी कि 15 से 25% लेस रहती है, इस रेंज में रहती है। एवरेज हम लोग कॉमन हम बात करें तो 20% मान सकते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट होगा। अगर मैं सिलेंडर की स्ट्रेंथ से क्यूब की स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो ये हो जाएगा, और अगर मैं क्यूब से सिलेंडर की बात करूंगा तो 1.25 टाइम्स हो जाएगा। एवरीवन क्लियर? से यस और नो? ये सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ रखे हैं, तो ये सारे रटने नहीं है, कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि ऐसा भी होता है। एवरीवन क्लियर? तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं दैट इज द एफ सिलेंडर CYLINDER इज इक्वल टू 0.75 से लेके 0.85 FCU, है ना। और अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो दैट इज द FCU क्यूब, क्यूब ही लिख देता हूं मैं, CUB ये लिख ही देता हूं, दैट इज 1.25 टाइम्स F सिलेंडर। ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं तो दैट्स बेटर, बट रटना नहीं, आप इसको निकाल भी सकते हैं। नोट इट डाउन, इसको भी नोट कर लो। चल आगे बढ़ते हैं। सो ये सारा हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हम लोग बात कर चुके हैं। ओके, अब अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो भाई हम ये बोलते हैं कि हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब निकालनी है तो वो CTM मशीन में हम लोग टेस्टिंग करते हैं। कैसे करते हैं? तो मान लीजिए मेरे पास में कोई भी दिस इज द वन, और एक हो जाएगा ऐसे, ये CTM मशीन की लोडिंग प्लेट है, राइट। तो ये हो जाएगा लोडिंग प्लेट जिसके ऊपर हम लोग लोड लगाएंगे। सो दिस इज द लोडिंग प्लेट, और इसके बीच में हमने क्या किया, इसके बीच के अंदर हमने मान लीजिए क्यूब या सिलेंडर स्पेसिमेन लगाया है, राइट। तो ये मैं लिख देता हूँ स्पेसिमेन, ये मैं लिख देता हूँ स्पेसिमेन। तो जब मैं इसके ऊपर लोड अप्लाई करूंगा, ये मैंने लोडिंग लगाया है, दिस इज द लोड, तो ये दिया जाता है लोड। लोड हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो पॉइंट ये आता है कि लोड हम लोग जो अप्लाई करते हैं वो अप्लाई कर रहे हैं एज पर IS 516 कोड के द्वारा, 516 कोड के द्वारा। तो माय डियर फ्रेंड्स, लोडिंग जो होती है किसी भी टेस्ट में, चाहे आप फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, शियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो वो 2 तरीके से लोड अप्लाई किया जाता है, राइट। 2 तरीके से लोड अप्लाई करते हैं। वो कौन कौन सा हो जाएगा? लोड जो अप्लाइड होता है वो 2 तरीके से होता है। पहला हो जाएगा स्ट्रेस कंट्रोल लोड, और दूसरा होता है स्ट्रेन कंट्रोल लोड।
लोडिंग जो अप्लाई होता है, स्ट्रेस कंट्रोल लोड, और दूसरा होता है स्ट्रेन कंट्रोल लोड। लोडिंग जो अप्लाई होता है, लोडिंग जो होता है वो दो तरीके से अप्लाई करते हैं। पहला हो जाएगा स्ट्रेन कंट्रोल लोड और दूसरा हो जाएगा हमारे पास में स्ट्रेस कंट्रोल लोड। दोनों का मीनिंग क्या है? अगर मैं बोलता हूं स्ट्रेन कंट्रोल लोड, तो इसका मतलब है कि भाई एक फिक्स टाइम के अंदर, जैसे मान लो मैंने 1 मिनट ले लिया, तो उस 1 मिनट के अंदर इस पर्टिकुलर स्ट्रेन से ज्यादा स्ट्रेन नहीं आनी चाहिए। और स्ट्रेन का यूनिट हम लोग जानते हैं mm/mm, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ होता है। तो अगर मैं स्ट्रेन कंट्रोल लोडिंग लगाऊंगा, तो मैंने स्ट्रेन का वैल्यू पहले से फाइनल कर रखा है, सपोज करिए x वैल्यू, तो मैं लोड कुछ इस तरीके से लगाऊंगा कि 1 मिनट में इससे ज्यादा, यानी कि इससे ज्यादा स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा। सेम चीज इसके लिए, 1 मिनट के अंदर इससे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। तो दैट इज द स्ट्रेस और स्ट्रेन कंट्रोल लोडिंग। एवरीवन क्लियर? तो मैं यहां पे जब स्पेसिमेन की बात कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे जो लोड लगाया है, यहां पे जो लोड अप्लाई किया जाता है, वो अप्लाई किया जाता है स्ट्रेन कंट्रोल लोड। अब क्या हो गया? स्ट्रेन कंट्रोल लोड का मतलब 1 मिनट में इससे ज्यादा स्ट्रेन नहीं आनी चाहिए। उसी हिसाब से हम लोग रेट ऑफ लोडिंग फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास, दैट इज लोडिंग इज स्ट्रेन कंट्रोल, जनरली लोड इज अप्लाइड एट यूनिफॉर्म स्ट्रेन रेट 0.001 mm/mm। 1 मिनट में इससे ज्यादा स्ट्रेन नहीं आनी चाहिए। ये पीएसयू में आंध्रा का है या आई डोंट नो, किसी एक स्टेट पीएसयू में ये पूछ रखा है। तो कंप्रेसिव टेस्टिंग के अंदर लोडिंग जो होता है वो स्ट्रेन कंट्रोल लोडिंग होगा, एंड लोड इज अप्लाइड एट यूनिफॉर्म स्ट्रेन रेट 0.001 नॉट 001 mm/mm per minute। नोट इट डाउन। एफ क्यू लिखे जो चीज, अच्छा एफ इज फोर्स फेलियर लोड, क्या नाम है विशाल, एफ डिनोट कर रहा है फेलियर लोड को लेके। तो लोडिंग इज स्ट्रेन कंट्रोल एंड जनरली लोड इज अप्लाइड एट यूनिफॉर्म स्ट्रेन रेट 0.001 mm/mm per minute। नाउ पॉइंट ये आता है कि जब हम टेस्ट करते हैं तो कितने ड्यूरेशन में टेस्ट फिनिश हो जाता है, तो ये अप्रोक्स 10 मिनट का होता है, उससे पहले ये फिनिश हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई क्यूब लिया और या सिलेंडर स्पेसिमेन लिया, आपने सीटीएम मशीन में प्लेस किया, लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे से लोडिंग अप्लाई करते हैं तो 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये टेस्ट फिनिश हो जाता है, अगर आप इस स्ट्रेन रेट को ध्यान में रखते हुए लोड अप्लाई करते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इज द लेस देन 10 मिनट। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इज लेस देन 10 मिनट। नोट इट डाउन। करते हैं चूंकि जेईएन का लेवल वेरी कर रहा है, मोर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, तो थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम रेट ऑफ लोडिंग बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ लोडिंग बढ़ाने का मतलब जिस स्ट्रेन से ये हो रहा था, हम क्या करते हैं कि इसकी रेट ऑफ लोडिंग स्पीड कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। तो अगर मैं रेट ऑफ लोडिंग फास्ट कर दूंगा तो ड्यूरेशन कम होगा, टेस्ट ड्यूरेशन, यानी कि टेस्ट जल्दी फिनिश हो जाएगा। फिनिश होने का मतलब 10 मिनट के पहले मान लीजिए 9 मिनट में हो रहा था, तो 5-6 मिनट में भी हो जाएगा, इतना हम स्पीडली बढ़ा रहे हैं। तो अगर रेट ऑफ लोडिंग बढ़ाते हैं
तब उस केस में कंक्रीट की स्ट्रेंथ स्लाइटली बढ़ जाती है। ईसी और स्ट्रेंथ, ईसी का मतलब हो जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ये क्या हो जाएगा? दिस इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर लोड जो है फास्टर स्ट्रेन रेट से लगाते हैं, फास्टर किससे? इस वाली स्ट्रेन रेट से अगर हम लगाते हैं तो भाई ईसी और स्ट्रेंथ दोनों इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेंथ कौन सी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन फेल क्विक होगा। क्विक माने कि अगर मान लीजिए पहले अगर मैं यूनिफॉर्म स्ट्रेन रेट पे देता हूं तो सपोज करिए ये यहां पे आके इतना स्ट्रेन देके फेल हो रहा है। अगर मैंने फास्टर स्ट्रेन रेट दिया तो ये हो सकता है ये यहीं पे फेल हो जाए। दिस वन क्लियर हो गया? तो ये स्ट्रेंथ बढ़ी है लेकिन फेलियर स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। दिस इज द मीनिंग। क्लियर हो गया? तो अगर मैं रेट ऑफ लोडिंग जो है स्पीडली देता हूं यानी कि फास्ट कर देता हूं तो इसी और स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा बट फेलियर स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। नोट करिए। स्ट्रेन के सर वन मोर टाइम एक्सप्लेन। नीस हो गया आई थिंक, क्लियर हो गया होगा शायद। स्ट्रेन कैसे आया? ओके, स्ट्रेन कैसे आया संदीप बताते हैं। So this is the note one and it is also the important, already asked in the exam. अब इसका उल्टा कर लेते हैं। अगर मैं स्लोवर स्ट्रेन रेट से अगर मैं लगाता हूं, स्लोवर स्ट्रेन रेट माने कि जो 10 मिनट में खत्म हो रहा था, इसका मतलब नहीं है कि 15 मिनट के अंदर ही हम लोग खत्म कर दे रहे हैं। ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। जैसे आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 ईयर तक अगर मैं कंटिन्यूअसली अगर लोड लगा रहा हूं दैट मच टाइम, तो अगर मैं स्ट्रेन रेट को अगर मैं स्लो कर देता हूं तब उस केस में स्ट्रेंथ पे और ईसी पे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा वैल्यू कम होगा, लेकिन फेलियर स्ट्रेन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फेलियर स्ट्रेन इंक्रीज होने का मतलब अगर आप रेट ऑफ लोडिंग स्लो कर देते हैं तो ये जो होगा वो क्या होगा? इसका जो वैल्यू बनेगा वो बन जाएगा कुछ ऐसे। तो मैं इसके अंदर अगर बनाता हूं तो स्लाइटली रिडक्शन इन दिस वन बट फेलियर स्ट्रेन इंक्रीजेस, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। तो ये स्लो स्ट्रेन रेट के लिए, ये स्लो के लिए है, ये स्पीड के लिए है और ये मेरे पास में नॉर्मल के लिए है। तो फेलियर स्ट्रेन अब क्या हो जाएगी? इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी और स्लाइटली रिडक्शन इन स्ट्रेंथ होगा, बहुत ज्यादा नहीं बट नॉर्मल। नोट इट डाउन। हाउ ईसी एंड स्ट्रेंथ इंक्रीज, हाउ वाली चीज नहीं, हाउ एंड वाई वाली चीज नहीं, ये आपके एग्जाम का नहीं है। That's why I told you कि ESC के सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्यों और कैसे नहीं, थोड़ा बहुत जितना जरूरी है उतना हम देख लेंगे। चलिए, और इसके साथ ये ग्राफ भी बना लो, ये वाला ग्राफ भी बना लो ताकि तुम्हें ध्यान में रहे कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हम चीजें बोल रहे हैं वो सारी चीज समझ में आ जाए। ये स्ट्रेन है, ये हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए इससे पहले एक चीज बात करते हैं, और इससे पहले एक बात और करते हैं।
ओके, सो आई होप कि ये सारा लिख लिया होगा पहले आपने। अब हम यहाँ से थोड़ी सी और आ जाते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, क्यूब की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है सिलेंडर की स्ट्रेंथ से, तो वो हम सारा लिख चुके हैं एंड ये सारा हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं। पॉइंट आता है, अभी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि सर आपने 150 mm का क्यूब ही क्यों लिया। मैंने उसके कमेंट को भी स्किप कर दिया था, बट उसका आंसर अब यहाँ होगा। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, सब लोग आंसर देना। अगर क्यूब की डायमेंशन, मेरे पास में क्यूब का जो डायमेंशन है वो है 150, 150 इंटू 150 इंटू 150। अगर मैं 150 इस क्यूब की डायमेंशन बढ़ा के 250 यानी कि 250, 250 और 250 कर देता हूं, यानी कि मैंने क्यूब की डायमेंशन बढ़ा दी, तो मुझे ये बताइए कि इसकी स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, इफ डायमेंशन ऑफ क्यूब इंक्रीजेस देन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ऑब्वियसली बात है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस या रिमेन कांस्टेंट, या अभी नहीं बता सकता। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। मैं चाहता हूं जितने लोग लाइव हैं, एवरीवन आंसर, एवरीवन जितना। अच्छा, आप रिवर्स क्वेश्चन भी कर सकते हो कि सर इसका आंसर मैं तभी दे पाऊंगा जब मुझे इसका आंसर पता होगा। यू कैन, यू आर फ्री टू दिस। ओके, रघुनाथ नो चेंज, अमर रिमेन कांस्टेंट, निशा कांस्टेंट, रघुनाथ कांस्टेंट, अनुज सिद्धार्थ डिक्रीज, शिवम इंक्रीज, नेहा स्ट्रेंथ लेस, डी अभी नहीं बता सकता। चलिए, डिक्रीज स्लाइटली कम ही हो जाएगी, नो इफेक्ट ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डिक्रीज कांस्टेंट, कांस्टेंट। वेरी गुड, ये बढ़िया आंसर है, अभी नहीं बता सकता। डिक्रीज इफेक्ट तो होगा, बट इन केस लेमडा नो चेंज डज नॉट इफेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पर इफेक्ट। सबने लिखा है, एक स्टूडेंट को, दो को छोड़ के, आई डोंट नो और मैं अभी नहीं बता सकता। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जो अभी नहीं बता सकता अभी बता दें, क्योंकि एग्जाम से बाहर आके अगर आप आंसर देते हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। सो आई डोंट नो, उसका नाम मिस कर रहा हूं मैं, तो प्लीज आंसर इट। चलिए, तो पॉइंट आता है कि अब बात कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन जो किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि 150 का डायमेंशन ही क्यों लिया, उसका आंसर भी यहाँ है। पॉइंट ये है कि सर 250 अगर मैं क्यूब की डायमेंशन या किसी स्पेसिमेन की डायमेंशन अगर मैं बढ़ा देता हूँ, 150 से बढ़ा देता हूँ, 250 कर देता हूँ, है ना, तो स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा राइट नाउ नहीं पता। लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, एंड माय क्वेश्चन इज कि आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर 150 mm के क्यूब की स्ट्रेंथ को आप रेफरेंस क्यों मान रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि 150 के क्यूब की स्ट्रेंथ को आप रेफरेंस क्यों मान रहे हैं, या इसी की स्ट्रेंथ को आप लोग क्यूब बेस मान के बात कर रहे हैं। तो जो जो पैरामीटर इसमें है, अगर सेम पैरामीटर 250 वाले में भी सेटिस्फाई होंगे तो सेम स्ट्रेंथ रहेगी, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर वेरी करेगा तो या तो बढ़ेगी या डिक्रीज करेगी, तो डिपेंड्स क्या होगा। तो आप मुझे सबसे पहले ये बता दो कि 150 के क्यूब की साइज को आपने रेफरेंस क्यों माना है। ये मुझे पता होगा तो मैं इसका आंसर दे दूंगा। इसका क्या, इसी का आंसर भी दे दूंगा। अगर मैं 100 इंटू 100 इंटू 100 कर देता हूं तो इसका आंसर भी मिल जाएगा। जरूर थोड़ी इसी का बात करूं। तो आप पहले इसका आंसर दे दो, वाई दिस। ओके, तो सुनो ध्यान से, जिसका क्वेश्चन था वो भी, उसका आंसर भी है। 150 के क्यूब की साइज को
हम यहाँ पे जो डिटरमाइन कर रहे हैं वो डिटरमाइन कर रहे हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ, कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर रहे हैं। और कंक्रीट जो रहता है वो मिक्स रहता है किस किस का, ये रहता है सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का, ठीक है, ये इन तीनों का मिक्स रहता है। इसके अलावा इसमें एडमिक्सर वगैरह वो भी मिलाते हैं। और इन तीनों का कंबाइंड इस मिक्स की जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कंक्रीट में मेन ग्रेडियंट होता है, मेन ग्रेडियंट होता है लोड को लेने वाला, वो होता है एग्रीगेट। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट में से, कंक्रीट के अंदर एग्रीगेट में से मोस्टली जो लेता है, जो लोड बियर करता है वो एग्रीगेट होता है, अप्रोक्स 2/3 रहता है, ठीक है। तो मेन ग्रेडियंट हो गया एग्रीगेट। अब अगर मैं 150 के क्यूब की अगर मैं बात करता हूं तो 150 के क्यूब के अंदर अगर मैं उसको अगर मोल्ड करता हूं तो मोल्ड करते टाइम उसके अंदर जितना मैंने सीमेंट मिलाया है वो कंप्लीटली हाइड्रेट हो सकता है। अगर मैं 150 के क्यूब की बात कर रहा हूं तो जो भी मैंने सीमेंट मिलाया है वो कंप्लीट क्या हो रहा है, हाइड्रेट हो रहा है, कंप्लीट हाइड्रेट हो रहा है। दूसरा वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो जो रहता है वो क्या रहेगा, इसमें 0 रहेगा। वॉइड रेशियो 0 होने का मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंस टू लूज ऑफ स्ट्रेंथ, कंक्रीट की स्ट्रेंथ लूज नहीं होगी, ठीक है। तो वॉइड रेशियो 0 रहता है। और ये वो डायमेंशन है, ये वो डायमेंशन है जिसके रेस्पेक्ट में मुझे कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो मिलती है। क्लियर है? वापस रिपीट कर देता हूं, कंप्लीट हाइड्रेशन होगा, वॉइड रेशियो 0 होगा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ मिलेगी, प्रॉपर तरीके से क्योरिंग किया जा सकता है, प्रॉपर तरीके से क्योरिंग किया जा सकता है। तो ये कुछ पैरामीटर हैं जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग आंसर देते हैं। अब अगर मैंने इसकी साइज बढ़ा दी, जैसे जैसे मैं साइज बढ़ाऊंगा तो मैं ये अच्छे से जानता हूं, नॉर्मल, मैं ये नहीं बोलता कि आपने सीटी पढ़ी है या कुछ जानकारी है, बट इतना जरूर जानते हैं कि जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ता है वैसे वैसे मेंबर के अंदर 100% कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ेगी क्यूब की तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास में जो मैंने सीमेंट मिलाया है वो कंप्लीटली हाइड्रेट नहीं होगा, कहीं पे लम्प्स बने रह सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। तो जब कंप्लीट हाइड्रेशन नहीं होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगी, रिड्यूस होगी। अगर मैंने डायमेंशन बढ़ा दी तो 100% कॉम्पैक्शन यानी कि 0 वॉइड रेशियो अचीव करना भी मुश्किल है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, वो भी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेंगे, हाँ या ना, राइट। क्योरिंग हम लोग बोल सकते हैं, हाँ बराबर कर सकते हैं, दैट्स नॉट ए बिग इश्यू, बट ठीक है। तो दीज 2 पैरामीटर ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि अगर आप डायमेंशन इंक्रीज करेंगे तब उस केस में जो है ड्यू टू दिस, इसकी वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर? तो जिसका आंसर डिक्रीज था तो वो उनका आंसर सही था। और अगर बेस उनका ये है तब तो ठीक है, रटी रटाई चीजें तो अलग बात है। तो अगर मैं साइज बढ़ाता हूं तो मेरे पास में क्या होगा, साइज बढ़ाता हूं तो स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी डिक्रीज। अब इसके उल्टे पे बात कर लेते हैं, उल्टे बाद में बात करते हैं, पहले यहीं पे कर लेते हैं। अब मैंने साइज बढ़ाता हूं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। पॉइंट ये आता है कि कब तक, भाई ऐसा थोड़ी ही है कि भाई मैंने 150 से 250 किया, 350 किया, 450 कर दिया, 550 कर दिया, एंड 250, 350, 450, 500 व्हाटएवर। तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ाई, डायमेंशन बढ़ाई जा रही है, तो हम ये तो अच्छे से भी जानते हैं कि भाई एक लिमिट के बाद, यानी कि एक डायमेंशन के बाद ना तो ये ज्यादा चेंजेस होगा ना ये ज्यादा चेंजेस होगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं 150 के क्यूब में 100% जो है वो सीमेंट को हाइड्रेट कर रहा हूं और 1000 वाले में 0 कर रहा हूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। कुछ ना कुछ तो सीमेंट हाइड्रेट होगी। यानी कि एक डायमेंशन के बाद में जो ये पैरामीटर हैं जिसकी वजह से स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, वो पैरामीटर भी कहीं ना कहीं जाके फिक्स हो जा रहे हैं कि ठीक है माइनर सा चेंजेस होगा जिसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उसका ये होगा पॉइंट कि अगर मैं क्यूब की साइज इंक्रीज करता हूं तो ड्यू टू दिस पैरामीटर द स्ट्रेंथ डिक्रीजेस,
लेकिन ये दोनों पैरामीटर जो स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं वो 450 mm तक आते आते लगभग कांस्टेंट हो जाते हैं, लगभग मतलब माइनस सा चेंजेस देते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि 450 mm के आगे कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कोई चेंजेस नहीं होता है, स्लाइटली चेंज होता है जो नेग्लिजिबल है। सो अप टू 450 mm द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, beyond it there is no considerable changes. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। 150 से अगर मैं साइज बढ़ा रहा हूं 450 तक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिड्यूस होगा, बियॉन्ड इट नो रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। अब आते हैं इसके उल्टे वाले पार्ट पे। अगर मैं 150 से डायमेंशन को रिड्यूस कर देता हूं, 150 से मैंने 100 कर दिया, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ? तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन वो स्ट्रेंथ कंक्रीट की ना आके वो स्ट्रेंथ आपको मिलने लग जाएगी एग्रीगेट की। और हम यहां पे बात कर रहे हैं किसकी स्ट्रेंथ? कंक्रीट की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। रिपीट कर दे रहा हूं, if the dimension of concrete specimen is reduced, then the increase in strength, but that strength is not belong to the concrete, it is corresponding to the aggregate. Why? Because aggregate consume 2/3 लगभग 2/3 portion of the volume of the specimen. तो एग्रीगेट जो होता है वो मोस्टली कवर करता है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो एग्रीगेट की स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगी। एंड हियर वी आर डीलिंग विद द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, नॉट द एग्रीगेट। क्लियर हो गया सबको? हाँ जी सर, जो भी वर्ड्स लिखिए सर प्लीज क्लियर लिखिए। अरे यार ये समझा रहे हैं माय डियर, मैं भी सारे पॉइंट टू पॉइंट लिख दूंगा। अभी आप फोकस उस पर करो कि जो चीज बताई क्या जा रही है। मैं अगर कोशिश करूंगा कि मैं प्रॉपर लिखूंगा, बट लिखाऊंगा तब आपको क्लियर लिखा दूंगा। पहले तो ये बताइए कंसेप्ट में कोई डाउट है क्या किसी को? क्यों डिक्रीज हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? और ये सारा जरूरी है, आपके लेवल पे है, ये कोई डेप्थ नहीं है, ये सरफेस है। बहुत सारे पैरामीटर और हैं जो इसको और भी करते हैं। नेहा सर, स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड बाय लोड पर यूनिट एरिया इफ एरिया। नो 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 नेहा, इट इज नॉट राइट वे। हम लोग एरिया से बात नहीं कर रहे हैं हियर, वी आर जो स्ट्रेंथ डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है वो हम बात कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। सो टेल मी एवरीवन, द कंसेप्ट इज क्लियर? हाँ या ना? डिक्रीजिंग फैक्टर है तो इंक्रीजिंग फैक्टर भी होगा जैसे, तो वो बता तो दिया संख्या। ये वो स्टैंडर्ड डायमेंशन है, स्पेसिफिक से पूछा हम जो भी डिस्कशन किए हैं वो सारा लिख लेते हैं। तो कहाँ हम थे हम लोग, कहाँ बात कर रहे थे? हाँ, इसी वाला नोट 2 हो गया। नाउ नोट 3, नाउ नोट 3। तो 150 mm पर हमें कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगी। हाँ ये सही है संदीप, 150 mm से 150 mm वो स्ट्रेंथ। अच्छा हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि सर स्पेसिमेन को डिफाइन क्या करते हैं? आपने अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन को डिफाइन करिए, तो माय डियर फ्रेंड्स स्पेसिमेन को क्या डिफाइन करते हैं? भी आपने 150 का साइज ही क्यों लिया? तो साइज इसलिए लिया क्योंकि जिस चीज की मैं स्ट्रेंथ निकालना चाहता हूं या जो प्रॉपर्टी निकालना चाहता हूं वो प्रॉपर्टी मुझे इस डायमेंशन से मिलना शुरू हो जाएगी। अगर मैं लेस करूंगा तो पैरामीटर है उसको अफेक्ट करेंगे, अगर मैं ज्यादा करूंगा तो भी अफेक्ट करेंगे। ये वो स्टैंडर्ड डायमेंशन है। स्पेसिमेन क्या होता है? इट इज द सेक्शन, इट इज सेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन, स्टैंडर्ड डायमेंशन on which the
test can be performed and standard result can be derived. Standard result can be derived. So this is the definition of the specimen. नोट कर लीजिए सब लोग पहले इसी को. तो ये साइड में कहीं लिख लो कि अगर मान लो आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए किसी स्टेट पीएसयू में दे रहे हो तो व्हाट इज द डिफाइन द स्पेसिमेन, तो इट इज द डेफिनेशन. कितने लेने हैं, क्या लेने हैं, वो भी हम बाद में बात करेंगे. हम बहुत सैंपल लेके आए, उसमें से एक सैंपल पर हमें जो चाहिए था वो मिला तो स्पेसिमेन होगा. नहीं, गलत आंसर संदीप, गलत आंसर. स्पेसिमेन कितने होंगे वो बात में बात करेंगे. चलिए, सो नाउ नोट 3. तो नोट 3 में क्या हो जाएगा, दैट इज if size of cube increase then the compressive strength decrease, then the compressive strength क्या होगी, डिक्रीज होगी. कौन से आईएस कोड के अकॉर्डिंग स्पेसिमेन विल टेक, आईएस 516 के कोड के करस्पॉन्डिंग. ये मैं लिख चुका हूं. डेफिनेशन आपको शायद क्लियर होगा. ये देखिए कहाँ गया, ये रहा आईएस 516 के करस्पॉन्डिंग. चलिए, सो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज अप टू up to 450 mm 450 mm size of cube increase. This is the note 4. 3 सैंपल लेना है. गलत लिखा है भाई राहुल, बेटा वेट करो यार, अभी एक की बात कर रहे हैं. धीरे धीरे बात आगे बढ़ाएंगे, एकदम थोड़ी बात बढ़ेगी. तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीजेस, यहाँ पे डिक्रीज लिख लीजिएगा, डिक्रीज अप टू 450 mm साइज ऑफ क्यूब इंक्रीज. तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती है 450 mm तक, बियॉन्ड इट इसमें नहीं होगी. इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, वेट करिए. ओके, चलिए. So these two are point note 3 and note 4 है ना. ये सारा हो गया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं. तो ये यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. अब पॉइंट ये आता है कि अगर हमने कंक्रीट की, ये हम सारी बात करें यूनिएक्सियल कंप्रेशन में, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अगर बाईएक्सियल कंप्रेशन अगर हम लगा दें तो क्या होगा, बाईएक्सियल कंप्रेशन अगर हम लगा दें तब क्या होगा. अभी ये नोट, इसको देखना, नंबरिंग आप देख लेना जो भी है, ये वाला अभी ना देखिए. तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं बाईएक्सियल कंप्रेशन करता हूं तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बाईएक्सियल कंप्रेशन इज ग्रेटर देन इन यूनिएक्सियल कंप्रेशन बाय 27%. यानी कि अगर आप लोड ओनली इस डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो मान लीजिए x वैल्यू है, और अगर इधर भी लगा रहे हैं, ये तो लग ही रहा है, इधर भी लगा रहे हैं,
तब उस केस में उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 27% बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट नोट करके ये लिखिए, जो भी नंबर है आप उसमें देख लीजिए। So the strength of concrete in biaxial compression is greater than in uniaxial compression by up to 27%। 27% तक जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जो भी नंबर है नोट का वो चेंज कर लीजिए अकॉर्डिंगली। ओके, अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं एक्सियल टेंशन को लेके, तो उसके लिए पॉइंट हो जाएगा। ये दो पॉइंट जो भी मैं बता रहा हूँ, नोट जो भी नंबर है, कौन सा नंबर होगा, शायद ये 4 हो गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास में, दिस इज द 5 एंड इट इज द 6। तो 6 और 7 जो नोट हैं वो आपको याद ही रखने, इट इज द डायरेक्ट फैक्ट वैल्यू, और हालांकि टेस्ट हैं बट इसमें ज़्यादा इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो कंक्रीट हैज द लो फेलियर स्ट्रेन इन यूनिएक्सियल टेंशन, बहुत क्विकली फेल होता है, और इसकी जो रेंज होती है 0.0001 से लेके 0.002। एंड वन मोर पॉइंट दैट इज द, ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा 7। अगर मैं बाईएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेंथ देखता हूं तो वो लगभग इसी के बराबर होगी, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, बट हाँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में चेंजेस आता है। सो 6 और 7 नोट कर लीजिए। लिख लिया सबने। सो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लेके हैं, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लेके हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आगे हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाईएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेंथ देखता हूं तो वो लगभग इसी के बराबर होगी, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, बट हाँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में चेंजेस आता है। सो 6 और 7 नोट कर लीजिए। लिख लिया सबने। सो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लेके हैं, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लेके हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आगे हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने क्या किया, मैं थोड़ा सा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रिवाइज भी कर रहा हूं ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ सकें। आपने क्या किया, अभी तक क्या किया, अभी तक आपने ये किया कि भी कोई भी एक मिक्स था, कोई भी एक मिक्स था, आई डोंट नो इस मिक्स में क्या प्रोपोर्शन है। आपने यहां से एक क्यूब लिया, एक क्यूब लिया, 1 क्यूब या सिलेंडर, जनरली हम क्यूब को लेके बात कर लेते हैं। तो ये क्यूब लिया और इस क्यूब को उठा के, इस क्यूब को उठा के आपने सीटीएम मशीन के अंदर, सीटीएम मशीन के अंदर आपने जो है वो लोड अप्लाई किया। और लोडिंग आप जानते हैं स्ट्रेन कंट्रोल लोडिंग है, 0.001 mm
पर mm पर मिनट के हिसाब से आपने इस पे लोडिंग अप्लाई किया। जिस लोड पे जाके फेल हुआ वो हो जाएगा FCU, क्यूब की स्ट्रेंथ। यहां पे आके ये फेल हो गया, ठीक है। अब फेल हो गया, आपने इसी फेलियर को लेके बहुत सारे पॉइंट लिख लिए कि अगर मैं ये यूनिएक्सियल हो गया, अगर मैं इधर भी लोड लगा देता हूं तब ये वैल्यू 27% से बढ़ जाएगा, यानी कि 1.27 टाइम्स हो जाएगा। ये बात आपने कर ली। साइज अगर आप बढ़ा देते हैं, साइज अगर आप बढ़ा देते हैं तो ये वैल्यू कम हो जाएगा। साइज अगर कम कर देते हैं तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ ना मिलकर एग्रीगेट स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि रिलायबल नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें आपने कर ली। अब क्या आ रहा है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में ये है कि जब हम इस मिक्स की बात कर रहे हैं, इस मिक्स से एक क्यूब को लेके हमने सारी बातें कर ली जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लेके हैं, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लेके हैं, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि इस मिक्स से अगर मैं एक दूसरा सैंपल लेता हूं, दूसरा सैंपल नहीं, सॉरी, स्पेसिमेन अगर मैं लेता हूं दूसरा स्पेसिमेन यानी कि दूसरा अगर मैं क्यूब लेता हूं, तो पॉइंट ये आता है कि क्या ये जो क्यूब है, ये क्यूब सेम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देगा क्या? ये पॉइंट बाद में लिख देंगे। अभी वो सातवां पॉइंट दिखा दूंगा, पहले इधर ध्यान दो। पॉइंट ये आता है कि क्या मैं इसी मिक्स से दूसरा क्यूब लेता हूं और उसी क्यूब को मैं इसी के अंदर सेम इसके अंदर मैं टेस्टिंग करता हूं, सेम इसमें मैं क्या करता हूं, टेस्टिंग करता हूं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये आपको सेम स्ट्रेंथ देंगे, क्या सेम प्रॉपर्टी देगा क्या? मिक्स वही है, सब कुछ वही है, मैंने एक स्पेसिमेन लिया, उसकी कहानी मैंने यहां सारी देख ली। मैं दूसरा क्यूब लेता हूं, उसको टेस्ट करता हूं, क्या इसकी प्रॉपर्टी, दूसरे क्यूब की जो प्रॉपर्टी है, क्या इस पहले क्यूब की प्रॉपर्टी के एज इट इज इक्वल आएगी क्या, हर तरीके से? समी, यस और नो? एवरीवन आंसर प्लीज, क्या बराबर आएगी क्या? सर क्लास शॉर्ट ही रहने दीजिए, बताओ, अक्टूबर में पेपर है और अभी इनको शॉर्ट क्लास चाहिए। प्लीज सो प्रीवियस राइज का क्वेश्चन कैसे आएगा? आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? ऑब्वियसली बात है, नहीं होगा। कारण सर कोई भी मटेरियल होमोजेनियस थोड़ी होता है भाई। क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, मैटर एक ही दिया जा रहा है, कंसेप्ट एक तरीके से समझाया जा रहा है, सब कुछ एक जैसा बोला जा रहा है, बट सबका रिजल्ट अलग अलग आता है। व्हाई? द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विल आल्सो अफेक्ट लाइक इन द क्लास, जैसा हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट यही है कि भाई अगर किसी मिक्स से अगर मैं 5 स्पेसिमेन बनाता हूं या 10 स्पेसिमेन बनाता हूं या n नंबर ऑफ स्पेसिमेन बनाता हूं, तो वो सारे के सारे स्पेसिमेन जब मैं टेस्ट करूंगा तो वो सारे स्पेसिमेन अलग अलग स्ट्रेंथ दे सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, और ये होता भी है क्योंकि कंक्रीट जो है वो होमोजेनियस मटेरियल नहीं है। वैसे भी नहीं है, क्योंकि होमोजेनियस के लिए तो पॉइंट आता है कि एक ही मटेरियल से मिलकर बना होना चाहिए, एक ही मटेरियल से मिलकर बना होना चाहिए। जबकि हम ये भी जानते हैं कि कंक्रीट खुद अपने आप में एक मटेरियल नहीं है, उसमें सैंड है, एग्रीगेट है, सीमेंट है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट फिर भी हम अजम्पशन में मान लेते हैं कंक्रीट होमोजेनियस है। सो हम ये बोल सकते हैं कि भी किसी भी मिक्स के लिए चूंकि मिक्स होमोजेनियस नहीं है, इसीलिए अलग अलग स्पेसिमेन अलग अलग स्ट्रेंथ देते हैं। अब उसका हमें एनालिसिस करना कैसे और क्यों, ठीक है, कैसे और क्यों। तो आगे बढ़ने से पहले ये 7वां पॉइंट रह गया था किसी का, तो फटाफट नोट करो। ये छठ ओके, लिख लिया सबने? अच्छा इधर, ओके।
नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे। मैं मेरी क्लास के लिए पॉइंट बता दूं, बी डिसिप्लिन इन द क्लास, क्लास शार्प 8 o'clock जो है स्टार्ट होगा। मैं चाहता हूं सब लोग आप 5 मिनट पहले आके बैठ जाएं और कैलकुलेटर भी रखें, है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत अब न्यूमेरिकल पोर्शन भी स्टार्ट होगा और मैनुअली भी करना है और कैलकुलेटर से भी कर लीजिए, दोनों होगा। एंड जैसा रेस्पॉन्स आज रहा है मैं चाहता हूं कि डेली रेस्पॉन्स रहे, तो जैसे अपना कुछ मैटर हाथ में आएगा एट द एंड ऑफ द क्लास, अभी पहला दिन है, एक दिन एकदम से आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, बट हाँ कोशिश करूंगा कि अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो PYQ भी कुछ नए क्वेश्चन जो बन सकते हैं या आपसे पूछे जा सकते हैं, दैट विल बी डिस्कस एट द एंड ऑफ द क्लास। और सम क्वेश्चन में भी आपको होमवर्क में दिए जाएं जो आपको करना है, और ताकि एटलीस्ट ये सब्जेक्ट हमारा जैसे ही कोर्स खत्म हो यहाँ पे तो आपके हाथ में ये रहे कि भी 10 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 9 क्वेश्चन में तो गारंटी है कि बनेगा ही बनेगा। एक क्वेश्चन रख लेते हैं, क्या पता कुछ भी पूछ ले, बट कोशिश ये करेंगे कि 10 के 10 बने, बट 9 तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि ये बन ही जाए, ठीक है ना। चलिए राइट, तो बट बी डिसिप्लिन, है ना, और इंटरेक्टिव रहिए, बाकी काम मेरा सब्जेक्ट अच्छा करवा देंगे। ओके, सो इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एग्जैक्ट 8 o'clock। थैंक यू।